चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। नीट के अंदर 2 चैप्टर में से ही 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 20 से 24 नंबर का, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसके अंदर प्रिंसिपल्स यानी किस सिद्धांत पे बायोटेक्नोलॉजी को बनाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेथड, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बना है 2 वर्ड को मिला के। बायो का मतलब है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब है मेथड। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते क्या है, एक नॉर्मल हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सबसे पहले तो, कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, ठीक ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके मेथड्स और टेक्निक्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से प्रोडक्ट बनवाना। अब चाहे उसमें पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब हो या फिर उस माइक्रोब के एंजाइम्स हो, ठीक है, या फिर उनके जीन्स हो, क्रोमोसोम्स हो, उनको यूज करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कैसा हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बना हो, ठीक, यानी इंसान की भलाई के लिए बनाया गया प्रोडक्ट हो, उसको हम नाम देंगे बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर प्रिंसिपल और प्रोसेसेस कौन क्या क्या है, जरा उनको समझ लेते हैं हम। तो यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में जान लेते हैं हम, लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स from organisms to produce products and processes useful to humans, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा टेक्निक है या इस तरीके का मेथड है जिसमें हम टेक्निक को यूज करके और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट कैसा हो, यूजफुल टू ह्यूमन हो, ठीक। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जो कैसा हो, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, ठीक है। हम यहां बात कर लेते हैं कि मेकिंग कर्ड, दही जिसको बोलते हैं, ब्रेड और वाइन, इनको बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स के पार्ट को, माइक्रोब्स के जीन को, किसी भी चीज़ को हम एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। और जो प्रोडक्ट बनता है इसमें एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कर्ड है, ब्रेड है और वाइन है। जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। कर्ड है, ब्रेड है और वाइन है। ये जो कर्ड है इसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक ना, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से इनको जानते हैं, ठीक। ये बैक्टीरिया करते क्या है भाई, तो ये बैक्टीरिया मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक, और रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। कोआगुलेशन ऑफ मिल्क कर देता है ये, यानी दूध का थक्का बना देना, ठीक, और उस थक्के को हम क्या, कर्ड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं यहां तक। ब्रेड के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 10 में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ब्रेड कौन बनाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ब्रेड बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक ईस्ट है, इसकी मदद से क्या बनता है, ब्रेड। और वाइन में जो अल्कोहल प्रोडक्शन करवाते हैं, वाइन प्रोडक्शन, उसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, ये नोट हो गया तो इसको क्लियर कर देते हैं। अपने अपने बुक में नोट करते जाइएगा फटाफट, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम यहां बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और चलिए, तो ये क्या है, कर्ड हो, ब्रेड हो, वाइन हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस,
इन चीज़ों को बनाना किसकी मदद से बनाना भैया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनवाना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी कर्ड है, ब्रेड है, वाइन है, ये सब जो है इन जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बने हैं, ये सब के सब क्या है? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस है। ठीक है, हम बात करते हैं कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस को भी हम बायोटेक्नोलॉजी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है भाई? माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स कैसे हैं? नॉन लिविंग की लिविंग, लिविंग, और इनकी मदद से बन रहा है क्या? प्रोडक्ट, जैसे कि कर्ड है, जैसे कि ब्रेड है, जैसे कि वाइन है। तो इनको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड करेंगे कि नहीं हम? बिल्कुल। यहाँ हम बात कर लेते हैं, हाउएवर इट इज यूज्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale। ठीक है, यानी बड़े स्केल पे अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स को ही क्या कर देते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी काऊ के अंदर अगर प्रोटीन कंटेंट उसके मिल्क में बढ़ाना है या फैट कंटेंट बढ़ाना है, तो हम उस तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उस तरीके के ही काव बना लेते हैं जिसमें पर्टिकुलर तरीके का प्रोटीन हो, पर्टिकुलर तरीके का फैट कंटेंट हो। ठीक है, तो लार्ज स्केल में ये काम किया जाता है, छोटे स्केल में ये दही और ब्रेड और ये वाइन बनाने वाला काम होता है। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यहाँ पे, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस या टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है इन लैब कंडीशन। इन लैब कंडीशन, लैब कंडीशन कहने का मतलब है कि सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेशर, सब कुछ एक लिमिटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। या तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना हो या फिर कोई जीन को सिंथेसिस करना हो, किसी पर्टिकुलर तरीके के जीन को, ताकि एक पर्टिकुलर तरीके का ट्रेट मिल सके, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना हो, या फिर किसी डिफेक्टिव जीन, खराब जीन, ठीक है, उसको क्या करना हो? करेक्ट करना हो, रेक्टिफाई करना हो। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये एक छोटा मोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग असली चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां हम बात कर लेते हैं द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EFB। ठीक है, इसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन क्या है जरा इनको समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू, यानी अभी तक जैसे चलता आ रहा था उस तरीके का, और मॉडर्न व्यू। ठीक है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजिकल व्यू। ठीक है, इस बेसिस पे इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है क्या? बायोटेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या है जरा इनको समझ लेते हैं। इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। कलर चेंज कर देता हूं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या है? जोड़ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज, यानी नेचुरल साइंस को, और उसके साथ में किसको? या तो ऑर्गेनिजम्स को जोड़ लीजिए, या फिर ऑर्गेनिज्म के सेल को जोड़ लीजिए, किसी पार्ट को जोड़ लीजिए उस ऑर्गेनिज्म के, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनको आप यूज कर लीजिए फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर
डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके द्वारा दिया गया है? हाँ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या बताया गया कि नेचुरल साइंस को हम जोड़ते हैं किसके साथ? ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑर्गेनिज्म के सेल, या फिर ऑर्गेनिजम्स के किसी पार्ट के साथ, या फिर ऑर्गेनिज्म का जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, चाहे जीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यह कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है कि नहीं यहां तक? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी में समझना जरूरी है। ठीक है, आपको धीरे लगे कि सर लेट हो रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक वर्ड कान में सुनाई दे और एक एक वर्ड याद रहे कि हाँ इस चैप्टर में मैंने ये वर्ड पढ़ा था, ये सेंटेंस पढ़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से इस पे जोर देना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है भैया? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं कि अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। कहने का मतलब है कि भैया बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन उनमें से दो मेन टेक्निक्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। जरा उनके बारे में जान लेते हैं। ये दो टेक्नोलॉजी कौन कौन से हैं, दो टेक्निक्स कौन कौन से हैं? पहला टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? कोई पार्ट्स को बनाना, किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चर करना, है ना। इंजीनियर्स क्या करते हैं? पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं क्या? इंजीनियर्स। अब जेनेटिक इंजीनियर्स क्या है? जो जीन के पार्ट को कट करे, जीन के पार्ट को जोड़कर कोई नया तरीके का जीन बना दे, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके किसी अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म ही बना दे, उनको हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली चेंज किसको करता है? जीन को, जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, जरा समझ लेते हैं यहां पे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या भैया? टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। टेक्निक है जो कि जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर को क्या कर दे? ऑल्टर कर दे। ऑल्टर का मतलब क्या है? ऑल्टर का मतलब चेंज कर देना। ऑल्टर का मतलब चेंज कर देना। कभी कभी मार्केट से मम्मी ले आती है बड़ा शर्ट, ठीक है, साइज है आपका 38, मम्मी ले आती है 46, ठीक, और बोल देती है कि ले ले, यही ले ले, अगले 2 साल तक चलेगा। ठीक, तो फिर क्या करते हैं हम? धोबी उसके पास जाते हैं, टेलर के पास, क्या करवाने के लिए? बोलते हैं भैया इसको ऑल्टर कर दो, फिटिंग कर दो। ठीक है, तो वो ऑल्टर या फिटिंग कैसे करता है? आपके शरीर का माप लेता है, ठीक है, और शर्ट में जितना कपड़ा बच गया उसको अंदर से काट कर अंदर से ही सिलाई कर देता है। बोलते हैं ना कि मैंने शर्ट अपना ऑल्टर कराया है। तो ये ऑल्टर कराने का मतलब क्या है? चेंज करना। ठीक है, तो है क्या? टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए एंड आरएनए, इनको चेंज करने का जो टेक्निक है ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ नजर आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों किया गया जीन का चेंज, या डीएनए या आरएनए को चेंज क्यों किया गया? टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये लाल कलर का बी। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ए का कुछ कैरेक्टर बी में चले आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ए के पास जो डीएनए है, ए के पास जो डीएनए है उसके एक पर्टिकुलर टुकड़े को हम क्या करेंगे? कट कर लेंगे, जो ए में किसी पर्टिकुलर तरीके का ट्रेट दे रहा था। अब उस कटे हुए टुकड़े को हम क्या करेंगे? बी के डीएनए में इंसर्ट कर देंगे। ये बी का डीएनए है भैया, बी के डीएनए में कट लगाया और ये ए वाला जो जीन है इसको यहां इंसर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया? जो ए का कैरेक्टर था
वो अब किस में आ गया है, बी में। इसको बी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि बी के अंदर अब क्या हो, ए वाला कैरेक्टर आ जाए। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जीन को मॉडिफाई कर दिया गया है, इनको हम नाम देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएमओ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड टेक्निक, कोर टेक्निक में दूसरा टेक्निक, इसका नाम है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या नाम है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, ईटीसी। घंटा नहीं समझ में आया होगा कुछ भी, एक बार फिर से समझेंगे इसको। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप एक पर्टिकुलर तरीके के माइक्रोब्स को ग्रो कराना चाहते हैं। जैसे आप दही ही बना रहे हो अगर मान लो, ठीक, तो आप क्या चाहते हो, उसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहे, कि ये भी चाहते हो कि उसमें कोरोना वायरस आ जाए? नहीं चाहते हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो टेक्निक है, ये टेक्निक है किस चीज के लिए, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कैसा रहे, इस तरीके के इन्वायरमेंट में रहे, इस तरीके के कंडीशन में रहे, इस तरीके के एम्बियंस में रहे कि वो एम्बियंस क्या हो, दूसरे माइक्रोब्स से कॉन्टामिनेशन फ्री हो। यानी दूसरे माइक्रोब्स आ जाएंगे तो कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से बने, तो हम क्यों चाहेंगे कि दूसरा ऑर्गेनिज्म भी आ जाए उसमें, ठीक है। तो लैब के अंदर क्या करते हैं, हम इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके का माइक्रोब्स अगर ग्रो करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उसके आसपास दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर उसको कॉन्टामिनेटेड ना कर दे। समझ में आया कि नहीं? एक बार दो, देखो इतना लंबा बोल दिया, आधा घंटा का, फिर बताऊं? ठीक, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, सेकंड टेक्निक है। किसका सेकंड टेक्निक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। पहला टेक्निक क्या था? पहला टेक्निक क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा टेक्निक क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम इंश्योर करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान जिस ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, या जिस ऑर्गेनिज्म की मदद से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो उस एनवायरनमेंट में, दूसरा ऑर्गेनिज्म आके कॉन्टामिनेशन ना कर दे। पता चला दही बना रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी आ गया और बना दिया इथेनॉल। क्यों? कॉन्टामिनेशन की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो हम क्या करते हैं कि कभी भी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट जिसमें कॉन्टामिनेशन होना खतरे से खाली नहीं है, जैसे कि आप कभी एंटीबायोटिक बना रहे हो, कभी वैक्सीन बना रहे हो, कभी एंजाइम बना रहे हो, तो हम चाहते हैं कि भैया इस तरीके के प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, क्योंकि अगर दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो पता चला कि वैक्सीन लिए कोरोना वायरस का हो गया टाइफाइड, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के दौरान एनवायरनमेंट को, एम्बियंस को क्या करके रखते हैं, कॉन्टामिनेशन फ्री बना के रखते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? चलिए यहां देखते हैं हम। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जरा समझते हैं कि भैया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। सबसे पहले यहां देखते हैं, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर ए सेक्सुअल? वो यहां देखो, दी फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है। चलिए, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉपुलेशन के लिए कभी कभी ये क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट के अंदर, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। तो यहां तक यही समझ में आया कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। कहने का जो मतलब है भैया, वो मतलब ये है कि हमने क्या देखा है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मेंडल करता था। मेंडल कोई लैब में पी को दूसरे पी से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाता था। ये मेंडल क्या करता था, मेल प्लांट के पॉलन ग्रेन को हाथ से टच करके और फीमेल प्लांट पे छिड़क देता था, ठीक ना। वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड जो प्लांट्स के अंदर या एनिमल ब्रीडिंग में ही करवाया जाता है, उनमें चांसेस है कि भैया डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी चले आए, क्योंकि उसमें पता नहीं आप किस तरीके का जीन डाल रहे हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। उसमें आपको पता नहीं चल पाता है। The techniques of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome these limitations and allow us to isolate and introduce only one or desirable gene without introducing undesirable gene into target organism। कहने का जो मतलब है भैया कि ट्रेडिशनल मेथड में तो हमको पता नहीं चल रहा था किस तरीके का जीन जा रहा है, किस तरीके का नहीं, ठीक है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टेक्निक है उसकी मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, उसकी मदद से हम बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, री का मतलब क्या है, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। बोलते हैं ना रिप्ले, रिप्ले क्यों बोलते हैं कि दोबारा से चलाओ, दोबारा से प्ले करो, है ना। रीएक्शन, कोई एक्शन हुआ उसके बदले आप एक्शन दिखाओ दोबारा से, वो कहलाता है रीएक्शन। तो री का मतलब है अगेन, और कॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन। समझ में आया? यानी कि अगेन कॉम्बिनेशन। अगेन कॉम्बिनेशन क्या है भैया, हिंदी में तो समझ में आ गया, लेकिन इसको बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार समझे तो यहां समझ में आ जाएगा हमको अगेन कॉम्बिनेशन का मतलब, ठीक। कि हम बात करते हैं एक डीएनए है ऑर्गेनिज्म ए का और एक डीएनए है ऑर्गेनिज्म बी का, ठीक है। हमने क्या किया, बी ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट को कट कर दिया जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और ए ऑर्गेनिज्म के भी पार्ट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक। सपोज ये हमको चाहिए, ये डिजायर्ड जीन है, हम चाहते हैं कि इस वाले ऑर्गेनिज्म का जो ये कैरेक्टर है जो इस जीन के पास है, वो कैरेक्टर इस बी वाले ऑर्गेनिज्म के पास आ जाए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सेम तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाते हैं दोनों को, ताकि इस पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पे कट करे, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पे कट करे। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उतने पार्ट को हम कट करके हटा देते हैं, जो नहीं चाहिए
उतने पार्ट को हमने कट करके हटा दिया। और इसमें जोड़ दिया कौन सा? इसमें जोड़ दिया वो पार्ट जो हमको बी के अंदर देखना है, ऐसा कैरेक्टर जो हमको चाहिए कि बी के अंदर भी आ जाए। तो बी के अंदर जैसे ही ये हम जोड़ देंगे इसको, ठीक, समझ में आया? एक से काटा हमने यहां पे और दूसरे में सेकंड टाइम जोड़ दिया हमने। ये तो पहले से यहां जुड़ा हुआ था, इसको हमने काट के दूसरी बार यहां जोड़ा है। इस तरीके का डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी दोबारा से जोड़ा गया डीएनए। ये समझ में आ गया कि नहीं भाई? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ये किस तरीके का डीएनए है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी एक से हमने डीएनए को कट किया, ए वाले में से हटा लिया। ए में तो फर्स्ट टाइम जुड़ा ही हुआ था इसमें, है ना? यहां से कट करके हमने दोबारा बी में जोड़ दिया इसको। तो दोबारा जोड़ने का मतलब क्या है? रिकॉम्बाइंड, ठीक है। और अब ये जो डीएनए बना, जिसमें डीएनए के पार्ट को हटाकर दोबारा नया डीएनए जोड़ा गया है, इसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो यहां पे आपको जो ये पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए। तो है क्या? यहां अभी तक हमने देखा था द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स क्या चीज? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, ठीक है। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, यानी एक पर्टिकुलर जीन के ढेर सारे कॉपी नंबर बना लेना। एक पर्टिकुलर जीन है, इसका ढेर सारा कॉपी नंबर हमने बना लिया, भले वो पीसीआर के मदद से हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से हो, हमने क्या कर लिया? ढेर सारा कॉपी बना लिया इसका, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। इसके बाद जिस पर्टिकुलर जीन को हमने मॉडिफाई किया, यानी रिकॉम्बिनेंट बनाया, उसको अब होस्ट के अंदर भी डालना है उसके कैरेक्टर्स को देखने के लिए। ये समझ में आ गया? ठीक। तो यहां पे क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये जो टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाना, जीन की कॉपी नंबर बढ़ाना और जीन को ट्रांसफर करना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या कर देता है? इस वाली चीज को लिमिट कर देता है कि भैया अनडिजायरेबल जीन्स ना पहुंचे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्योंकि जब इतनी मेहनत से बनाया है आपने मॉडिफाइड डीएनए, तो आप चाहोगे सिर्फ वही डीएनए पहुंचे, ठीक है, अचड़ा कचड़ा पचड़ा ना पहुंचे। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। तो यहां पे क्या है कि डिजायरेबल जीन ही पहुंचेगा विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक। इसके बाद बताया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि भैया मान लीजिए किसी तरीके से एक पीस ऑफ डीएनए पहुंच गया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, तो उसका भाग्य क्या होगा? उस डीएनए का भाग्य क्या होगा? ठीक है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपने आप ये क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं करेगा और प्रोजेनी के अंदर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन बट when it get integrated into the genome of the recipient, अगर ये जीनोम में पहुंच गया रेसिपिएंट के, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के पास पहुंच गया अगर ये, ठीक ना, हाँ, तो ये क्या करेगा? जो नॉर्मल जीनोम है ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ ये डीएनए का जो पीस है वो भी क्या करना स्टार्ट करेगा? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो ऑर्गेनिजम्स के प्रोजेनी में भी ये ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, आप लोग चावल खाते हो? चावल खाते हैं, चावल का अपना डीएनए है, ठीक है, वो आप खाते हैं, तो क्या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चावल का डीएनए है वो आपके जीनोम में नहीं पहुंच रहा है। समझ में आया?
वो क्या हो रहा है, आपके जीनोम में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर उसको आपके जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया डेलिबरेटली, जानबूझकर, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके डीएनए के साथ ही वो डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि भैया जीनोम तक पहुंचना। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आते हैं, डीएनए वाला पार्ट, इसके अंदर अगर कोई डीएनए का पार्ट पहुंच गया, ठीक है, तो ये इसके साथ ही क्या करना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और नंबर बढ़ा के नेक्स्ट प्रोजनी तक भी ये जीन इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए इसको क्लीन कर दूं। चलिए यहां देखते हैं हम, तो है क्या, हमने यही पढ़ा कि मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ठीक है, और ना ही प्रोजेनी सेल के अंदर जाएगा। लेकिन बट एक बड़ी चीज है यहां, अगर यही पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया किसमें, जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट में, रेसिपिएंट के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जिसके अंदर गया है उसके डीएनए के साथ ये पीस ऑफ डीएनए क्या करना स्टार्ट करेगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, और इनहेरिट भी होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अरे हाँ कि ना? ठीक, वेरी गुड। चलिए यहां हम बात करते हैं, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जीनोम में जब आ गया है बाहर से एक डीएनए, तो अब वो भी हमारे जीनोम का हिस्सा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे घर में 4 लोग रह रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन, सबके लिए बन रहा है चिली पनीर, और मान लो कि घर में आ गया गेस्ट, जैसे अंकित और अंश, ठीक है, मान लीजिए घर में आ गया गेस्ट, तो इनको सूखी रोटी दोगे क्या? अरे चिली पनीर छिपा लेते हैं, ठीक ना? तो इनको भी फिर उसी तरीके से ट्रीट करना होगा कि भाई ले यार चिली पनीर खा, भले हाँ भले आपको नाम मिले, लेकिन मम्मी बोलेगी नहीं 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 गेस्ट है, दे दो, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया कहाँ, जीनोम के अंदर, तो भैया ये हमारे क्रोमोसोम का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या करना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब क्या है, डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेगा। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, कॉपी नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अरे हाँ कि ना? ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इन अ क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक ना? तो क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कहां से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कोई एलियन डीएनए मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया, तो मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस होने से वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया कहाँ, मेरे जीनोम के अंदर, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है ना, उसके अंदर डीएनए, ठीक है, तो उनमें अगर इंट्रोड्यूस हो गया ये डीएनए, तो फिर ये क्या होगा, मेरी ही बॉडी में क्या करना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। कौन सी जगह से, मेरे क्रोमोसोम के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन का मतलब है जहां से शुरुआत हो, तो रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सच सच बताओ। ठीक, इसको क्लीन करूं। चलिए यहां देखते हैं हम फिर आगे। Therefore, for the multiplication of any piece of alien DNA in an organism, it need to be a part of chromosome। ठीक है, यानी रेप्लिकेट करने के लिए
उसको पहुंचना होगा कहाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, यानी उस पीस ऑफ डीएनए को क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, डुप्लीकेट या रेप्लिकेट कर सकेगा। विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी हमारे क्रोमोसोम के पास पहुंचना होगा उस पीस ऑफ डीएनए को जिस क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिसको अभी हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना। हाँ कि ना? यस सर। ठीक, इसीलिए हम बात करते हैं यहां पे 10 एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट। यानी अगर मान लीजिए आप आर्टिफिशियली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डीएनए का पार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आपको वो पार्ट कहां इंसर्ट कराना होगा रेप्लिकेशन कराने के लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, उस ऑर्गेनिज्म के, होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे इंसर्ट कराना होगा, तब वो एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। अरे सही बात की गलत बात? ठीक। एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अपना कॉपी नंबर बढ़ाना, यानी खुद जैसा वो डीएनए होगा वैसे ही और 1000 डीएनए बना देगा वो। तो उस तरीके का डीएनए, एक ही तरीके के डीएनए का बनना क्या कहलाता है, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, एक जैसे बहुत सारे कॉपीज बनाना, ठीक है, किसी भी टेम्पलेट डीएनए का, किसी भी टेम्पलेट डीएनए का बहुत सारा आइडेंटिकल कॉपीज बनना कहलाता है जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग। अरे हाँ ना बोल दे मेरे भाई। यस सर। ठीक, अब हमको फोकस करना है कहां, देखो अब फोकस करना है, देखो लेट अस नाउ फोकस, सही रहेगा ये। ठीक है सर, ठीक है आराम से बैठिए, लहर मार रहा है। खतरनाक आदमी भाई ये स्पाइडरमैन। लेट्स फोकस। फोकस किया रे, देखो लेट अस नाउ फोकस, अब फोकस करना है यहाँ, ठीक है। देख इधर, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो भैया सबसे पहला आर्टिफिशियली रिकॉम्बाइन करके बनाया गया डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन क्या हो गया रे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, हाँ लेट अस नाउ फोकस, यहां देख, ध्यान से देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। क्या समझ में आया? कुछ समझ नहीं आ रहा। घंटा नहीं समझ में आया होगा। देखो तो कंस्ट्रक्शन जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किया गया वो कैसे किया गया, तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया गया और उसको इंसर्ट किया गया प्लाज्मिड में, ठीक है। यहां समझ लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, यानी ऐसा जीन जिस बैक्टीरिया में ये होगा वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में नहीं मरेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया गया एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक, और उसको जोड़ दिया गया किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं भाई, नजर के सामने, जिगर के पास, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया गया किसमें, प्लाज्मिड में। और ये प्लाज्मिड किसका था भैया, प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के ऑर्गेनिज्म, नाम का बैक्टीरिया जो क्या करता है, टाइफाइड कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक ना। टाइफी लिख के डॉट लगा देते हैं, साल्मोनेला टाइफी लिख के और ऐसे डॉट लगा देते हैं।
आगे का है टाइफीम्यूरियम, पूरा नाम है टाइफीम्यूरियम, याद रहेगा। तो पहला जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, इंपॉर्टेंट है चाचा, ध्यान से देखना, पहला जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया वो बनाया गया किसके द्वारा? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, दो लोग थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। 1972 में, डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट भी याद रखना है। बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड which was responsible for conferring antibiotic resistance, ठीक है, the cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of so called restriction molecular scissor, जिसको क्या नाम देते हैं हम? restriction enzymes, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं पूरा, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि भैया दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था स्टैनली कोहेन, दूसरे का नाम था हर्बर्ट बोयर। तो कोहेन और बोयर के नाम से इनको जानते हैं। 1972 में, 1972 में इन्होंने क्या किया कि भैया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया, किसमें से? सल्मोनेला टाइफी में से, और उसको डाल दिया गया किसके अंदर? ई कोलाई के प्लाज्मिड में। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? जी सर। ठीक है, यहाँ चित्र बना के दिखाऊं क्या? इधर एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ARG लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। ये कहां से निकाला गया? सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला गया, ठीक है, और इसको डाल दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया किसके अंदर? इंसर्ट कर दिया गया ई कोलाई के प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। इनको हम नाम देते हैं क्या? वेक्टर या कैरियर, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है जीन को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, या होस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो किया क्या गया भाई? यहां देखो, अरे यहां देखो, यहां देखो, ई कोलाई का क्या था ये? अरे ये ई कोलाई का क्या है? प्लाज्मिड। हाँ, कान का झुमका नहीं है, ई कोलाई का प्लाज्मिड है, ई कोलाई का प्लाज्मिड। अरे कहां चला गया? ई कोलाई का प्लाज्मिड, और इसके अंदर इंट्रोड्यूस क्या कर दिया गया भाई? इंसर्ट क्या कर दिया गया? हाँ, ARG का पूरा नाम, हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ सल्मोनेला टाइफी। तो अब जो ये डीएनए बना यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, जो दो चीजों से मिलकर बना है, एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, इनको हम नाम देते हैं क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, और क्या है? एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट करवाएंगे, ठीक ना, तभी उसकी जगह किसी जीन को हम भेज सकते हैं। तो ये कट करवाने का जो काम है ये किसकी मदद से करवा सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्यार से क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, यानी कैंची, खच 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 खचाक, ठीक है। हाँ, ये है कैंची एक तरीके से। किस चीज की कैंची? मॉलिक्यूल्स को काटने की कैंची। कौन से मॉलिक्यूल्स? डीएनए मॉलिक्यूल्स। अरे हाँ कि ना? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज, इसको क्लीन कर देता हूं उनको। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो कट पीस को जोड़ दिया गया किसके द्वारा? प्लाज्मिड के द्वारा। किसके प्लाज्मिड? ई कोलाई का प्लाज्मिड। समझ में आया? जोड़कर क्या बनाया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। ये जो नीला कलर का नजर आ रहा है आपको, ये प्लाज्मिड डीएनए, ये वेक्टर की तरह काम करता है। और वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ढो के ले जाने वाला, कैरियर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है।
और ये वेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अरे हाँ कि ना, ठीक है। चलिए, यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो स्पोरोजोइड्स जो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं, ठीक ना, उन स्पोरोजोइड्स को ढो कर ले जाती है कहां से, एक बीमार इंसान से एक स्वस्थ इंसान तक, ठीक ना, समझ में आ गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा लाइफ साइकिल इसका पढ़ना है मलेरिया का, पढ़े हैं कि नहीं, ठीक। चलिए, इन द सेम वे a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into host organism, ठीक है। यानी हमने क्या किया था भाई, हमने यहां पे जो इसके साथ बांध दिया इसको, ठीक ना, इस प्लाज्मिड के ऊपर जो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बांध दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को उठा के हम डाल सकते हैं किसके अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए किसकी जरूरत थी, गाड़ी की। और ये गाड़ी कौन सा है, ये गाड़ी प्लाज्मिड, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल किसके द्वारा, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, लाइगेशन का काम। लाइगेशन क्या करते हैं, हाँ, जोड़ने का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, है ना। लाइगेंड पढ़े, लाइगेंड केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं, लाइगेंड है ना, हाँ, जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं लाइगेंड, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या है भैया, प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ना, चिपकाना। ये यहां से यहां चिपका दिया लाइगेज, ये यहां से यहां चिपका दिया लाइगेज। अरे सही की गलत, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन्स देयर एंड। अभी दिखाए कैसे ज्वाइन करता है एंड को। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन। लैब कंडीशन का मतलब सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज 45 डिग्री पे कर दिए तो कल 26 डिग्री पे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो है क्या, दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलरली ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो यानी लैब कंडीशन में, एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाता है रे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब दोबारा से हरे वाले को उखाड़ कर नीले वाले में जोड़ा गया है और दोबारा से ये डीएनए बना है। इसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आएगी नहीं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। अब इस डीएनए को क्या किया गया, ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सल्मोनेला, ठीक है, किससे क्लोजली रिलेटेड है, यानी जिससे हमने एआरजी लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, उससे मिलता जुलता कौन है, ई कोलाई, ठीक है। अब ई कोलाई का ही प्लाज्मिड में बांध दिए एआरजी को यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, और उस प्लाज्मिड को उठा के दोबारा से ई कोलाई के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्योंकि ई कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है ना, उसका डीएनए, उसका जीनोम भी 20 मिनट के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। यानी ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये भी हर 20 मिनट पे डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64 बनते जाएगा, ठीक है। हाँ, 128, 256, 512, 1024, 2048 बनते जाएगा। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है, डीएनए के पॉलीमर्स बनाना, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए का, ठीक है।
तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मल्टीपल कॉपीज बन सकते हैं। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, you can hence infer that there are 3 basic steps of genetically modifying an organism। बेसिक स्टेप क्या क्या है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उस डीएनए को जिसके पास आपका मनचाहा जीन है। आप चाहते हो कि इस ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर तरीके का कैरेक्टर दिखे, ये पर्टिकुलर तरीके का जीन जाए, तो सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई करना, ये मेन स्टेप है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उस जीन को उठाकर होस्ट के अंदर डालना। तीसरा, उस होस्ट को मेंटेन करके रखना, ठीक है, जिसके अंदर आपने ट्रांसफर किया है डीएनए को, ठीक है, और उसका कैरेक्टर देखना कि इनहेरिट हो रहा है कि नहीं प्रोजेनी के अंदर। तब आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि पूरा प्रोसेस आप किस लिए कर रहे थे कि भैया उसके जीनोम में इंसर्ट हो और इनहेरिट हो उसके बच्चों में। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरीके का जीन आपको चाहिए वो आपने आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब उस ऑर्गेनिज्म को आपको जिंदा रखना है, मेंटेन करके रखना है, और उसकी प्रोजेनी में देखना है कि भैया वो कैरेक्टर जो मैं चाह रहा था वो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ कि नहीं। ये 3 स्टेप है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए। अरे सही की गलत? ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहां पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। देखो, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं कि भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ेगा, हमको कौन कौन से टूल्स चाहिए। ठीक है, हम यहां बात करते हैं, नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, अभी तक जितना डिस्कशन हम करते आ रहे हैं इसमें से हमको ये तो साफ साफ पता चल गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। ठीक है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाना हो, इनके लिए कुछ गिने चुने टूल्स चाहिए ही चाहिए। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, काहे कि डीएनए को कट करना है। पॉलीमरेज एंजाइम, काहे कि भैया कॉपी नंबर बढ़ाना है। लाइगेज एंजाइम, काहे कि इसको चिटकाना है प्लाज्मिड के ऊपर, है ना। वेक्टर, काहे कि ट्रांसफर करना है इसको एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और लास्टली क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो ठेला गाड़ी पर बैठे बैठे डीएनए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं।